मध्य अमेरिका के उलझे जंगलों की गहराई में जब न वाईफाई था, न कॉफी शॉप्स, न ही रियलिटी टीवी, छोटे छोटे किसान समुदाय सभ्यता का आविष्कार करने में व्यस्त थे। सोचिए, परिवार घने जंगल को साफ कर रहे हैं, पसीने से ऐसे भीग रहे हैं जैसे मैराथन धावक, और मक्का, सेम व कद्दू लगा रहे हैं। एकदम प्राचीन कॉम्बो मील। मक्का बना आहार का सुपरस्टार, सेम बना वफादार साथी, और कद्दू व मजेदार चचेरा भाई जिसकी कोई खास परवाह नहीं करता, लेकिन डिनर में फिर भी बुलाया जाता है। पक्षी शोर मचाते, बंदर फल फेंकते, कभी सही लगते, कभी बिल्कुल नहीं, और गांव वाले साधारण कपड़ों में अपने काम की लय पर गीत गुनगुनाते। जंगल सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं था, वो सुपरमार्केट और फार्मेसी दोनों था। हर पत्ता, लता और अजीब कीड़ा किसी न किसी काम का था, खाना बनाने, दवा करने या पड़ोसी को डराने के लिए। यह दुनिया रंगों और ध्वनियों से भरी हुई थी, और इतनी उमसदार जैसे किसी सौना से भी ज्यादा। और इन्हीं विनम्र शुरुआतों से, गीले पैरों और कठोर हथेलियों के साथ इतिहास की सबसे चमकदार सभ्यताओं में से एक के बीच बोए गए। उन किसानों को क्या पता था कि उनकी मक्का की फसल एक दिन प्रेरित करेगी दंत कथाएं, पिरामिड और पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय कैलेंडर। जब वे पहले कीचड़ भरे मक्का के खेत अंकुरित हुए, तो माया ने जल्दी ही समझ लिया कि खेती केवल बीज बोने का काम नहीं है, यह असली इंजीनियरिंग है। कल्पना कीजिए उन पहाड़ियों की जो बिल्कुल भी खेती योग्य नहीं लगती थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें विशाल सीढ़ियों में बदल दिया। नाचने के लिए नहीं, खाने के लिए। ये सीढ़ी नुमा खेत प्राचीन वाईफाई राउटर जैसे थे, पूरे समाज को जोड़े रखते और पेट भरते। पानी को नहरों के जरिए बड़े ध्यान से दिशा दी जाती थी। हर बूंद का हिसाब ऐसे रखा जाता जैसे कोई मितव्ययी दादी करती हो। मक्का, सेम और कद्दू सिर्फ जीवित नहीं रहे, वे इन हरी सीढ़ियों पर खूब फले फूले। किसान साधारण सूती कपड़े पहनकर पसीना पोंछते और अपनी पूरी तरह सीधी कतारों को गर्व से दिखाते, जैसे बच्चे अपने खिलौने एकदम सीध में लगाते हों। यह दिखावटी नहीं था, पर जीनियस जरूर था। इस चतुर प्रणाली के कारण गांव बढ़े, पेट भरे रहे, और किसी को दिन में 3 बार इगुआना भुना हुआ खाने की मजबूरी नहीं थी, जब तक कि खुद न चाहें। खेती अब सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि एक कला बन गई। पसीना, विज्ञान और जिद का मिश्रण। इन सावधानी से जमाई गई सीढ़ियों से माया सचमुच अपना भविष्य बना रहे थे, एक कदम पर एक कदम, ये साबित करते हुए कि खाना और वास्तुकला इंस्टाग्राम ब्रंच फोटो से बहुत पहले ही बेस्ट फ्रेंड हो चुके थे। जब सीढ़ी नुमा खेतों और मक्का के खेतों से भोजन आने लगा, तो माया लोगों ने सोचा, क्यों ना अब यहीं बस जाए और कुछ स्थायी बना लें। और इसी तरह पहली बस्तियां बनी। गगनचुंबी इमारतें तो नहीं, लेकिन लकड़ी, पत्थर और घास फूस से बने आरामदायक घरों के गुच्छे। परिवार अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते, ये गपशप करते कि किसका मक्का सबसे मोटा लग रहा है, जबकि बच्चे झोपड़ियों के बीच कुत्तों के साथ लुका छिपी खेलते, जो शरारती भाई बहनों जैसे लगते। जीवन परिवार के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता। दादियां कहानियां सुनाती जो ज्यादातर चेतावनी जैसी लगती। चाचा अपने शिकार कौशल दिखाते और कभी कभी खाली हाथ लौटते। और पड़ोसी ऐसे ही आ जा रहे होते जैसे दीवारें होती ही न हों। यह समुदाय केवल जीवित रहने के बारे में नहीं था, यह सामाजिक जीवन का मंच था, जहां सहयोग ही असली मुद्रा था। अगर एक परिवार छत बनाता तो सब मदद करते, आधे तो एकता के कारण और आधे इसलिए कि पड़ोसी की सीढ़ी उधार लेना अपनी बनाने से आसान था। धीरे धीरे ये झुंड संगठित गांवों में बदल गए, जिनमें घरों को जोड़ने वाले रास्ते, अनुष्ठानों के लिए साझा स्थान और काम व हंसी को मिलाने वाली जीवन की लय थी। जो कुछ बिखरी झोपड़ियों से शुरू हुआ, वही एक सभ्यता का नक्शा बन गया। टीम वर्क, गपशप और ढेर सारा मक्का मेन्यू पर। जैसे जैसे गांव मक्के की टॉर्टिला और गपशप से चहल पहल करने लगे, माया लोगों ने उत्तर पाने के लिए आसमान की ओर देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और तारे केवल सजावट नहीं थे, वे विशाल ब्रह्मांडीय घड़ियां थे। जब सूरज बहुत तेज चमकता तो वे बारिश के लिए प्रार्थना करते। जब गर्जन होता तो वे कल्पना करते कि देवता बादलों में एक दूसरे पर नारियल फेंक रहे हैं। किसान केवल बीज ही नहीं बोते थे, वे प्रार्थनाएं भी बोते थे, उम्मीद करते कि वर्षा देवता चाक छुट्टी पर न जाएं। अनुष्ठान सामुदायिक आयोजन बन गए। परिवार आग के चारों ओर इकट्ठा होते,
भोजन, रक्त और कभी-कभी एक मुर्गी चढ़ाते, जो साफ तौर पर स्वेच्छा से नहीं आई थी। नाटकीय पंखों वाले मुकुट पहने पुरोहित धूप लहराते, बुद्धिमान दिखते, लेकिन धुएं से थोड़ा चकराए भी लगते। हर कोई मानता था कि रथुएं केवल मौसम नहीं, बल्कि देवताओं के मूड हैं, बिल्कुल किशोरों की तरह बदलते हुए। इस विश्वास ने लोगों को प्रकृति से इतना बांध दिया कि मक्का की फसल काटना भी एक ब्रह्मांडीय सौदे का हिस्सा लगता था। इंसान देवताओं को खिलाते हैं, देवता इंसानों को। यह एक आध्यात्मिक वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें सभी को उम्मीद थी कि उन्हें सौदे का बेहतर हिस्सा मिल रहा है। और इस तरह जंगल की छत्र छाया के नीचे रोजमर्रा की जिंदगी केवल खेती या गपशप नहीं थी। यह एक पवित्र प्रदर्शन था, जिसमें देवता वीआईपी दर्शक थे। जब खेत फल फूल रहे थे, गांव चहल पहल कर रहे थे और देवता हर अनुष्ठान में वीआईपी मेहमान के रूप में पक्के हो चुके थे, तब माया लोग अनजाने में कहीं बड़ी चीज की नींव रख रहे थे। जो शुरुआत परिवार की झोपड़ियों और मक्का के खेतों से हुई थी, वह धीरे धीरे एक सभ्यता के नक्शे की पहली ड्राफ्ट जैसी लगने लगी। सहयोग संगठन में बदल गया, अनुष्ठान संस्थाओं में, और वे किसान जिनके पैर हमेशा कीचड़ से भरे रहते थे, अब साम्राज्य की नींव रखने वाले अग्रदूत बन गए। तुम मेरी छत बनाने में मदद करो, मैं तुम्हें तमाले दूंगा वाला विनिमय धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार में बदल गया, जहां कुछ परिवार नेता बन गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी झोपड़ियां बड़ी थीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सबको यकीन दिला दिया कि उनके पास देवताओं का फोन नंबर सेव है। आग के पास की हंसी और खेतों का टीम वर्क धीरे धीरे गंभीर होता गया, गठबंधनों, परंपराओं और सत्ता संरचनाओं में। और भले ही कोई अभी तक गगनचुंबी पिरामिड की कल्पना नहीं कर सकता था, बीज तो पहले ही बो दिए गए थे। बस आने वाली पीढ़ियों का इंतजार था कि वे उन्हें पसीने, आस्था और कभी कभी रक्त बलि से सींचें। ये साधारण शुरुआतें केवल जीने की तरकीबें नहीं थीं, वे एक ऐसे साम्राज्य की भूमिका थीं जो एक दिन दुनिया को चकित कर देगा। संक्षेप में, मक्का सिर्फ रात का खाना नहीं था, वह नियति था, और माया हर फसल के साथ इतिहास लिखने वाले थे। जंगल में मशरूम की तरह गांव उगने के बाद माया लोगों ने लेवल अप करने का फैसला किया। जब शहर राज्य मिल सकता है, तो गांव पर क्यों रुकें? ये सिर्फ बड़े गांव नहीं थे, ये राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था की धड़कनें थे। कल्पना कीजिए चहल पहल भरे चौक, जहां व्यापारी कोकोआ बीन्स ऐसे बेचते जैसे वे सुनहरे बिटकॉइन हों। पुजारी इतने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ते कि लगता देवताओं ने शायद कान में रुई डालने की गुहार लगाई हो। और शासक ऐसे इतराते जैसे उनके पंखों वाले लबादे ही नया फैशन ट्रेंड हो। हर शहर राज्य अपनी ब्रांडिंग जैसा था, लोगो, शिलालेख, मैस्कॉट, देवता, और पत्थर की शिलाओं पर अंतहीन पीआर कैंपेन। जीवन इन केंद्रों के चारों ओर घूमता। किसान भोजन लाते, कारीगर हस्तशिल्प, योद्धा ताकत, और पुजारी धुआं, बहुत सारा धुआं। बाहरी लोगों को यह सब बेतरतीब छींटी के टीले जैसा लग सकता था, लेकिन माया लोगों के लिए यह बारीकी से व्यवस्थित हब थे, जहां सत्ता, आस्था और व्यापार रोजाना आतिशबाजी की तरह टकराते। और आधुनिक शहरों की तरह वे प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करते। हर एक को पूरा यकीन था कि वही ब्रह्मांड का असली केंद्र है। सच्चाई यह है कि यही शहर राज्य वो मंच थे जहां माया का इतिहास लिखा जाने वाला था, शोरगुल वाला, रंगीन और कभी कभी धुएं से भरा हुआ। अगर शहर राज्य माया दुनिया के सितारे थे, तो कुछ दूसरों से ज्यादा चमकते थे। टीकाल था जंगल का गगनचुंबी टॉवर, मंदिर इतने ऊंचे कि पेड़ों को भी जलन हो जाए। फिर था कैलाकमुल, टीकाल का सदाबहार फ्रेनेमी, जो हमेशा युद्धों, गठबंधनों और किसके पास ज्यादा शानदार पंखों वाले लबादे हैं, इसमें बाजी मारने की कोशिश करता था। दूसरी ओर कोपान था आर्ट गीक, अपने दिमाग हिला देने वाले मूर्तियों और ऐसी शिलाओं के लिए मशहूर जो किसी प्राचीन कॉमिक स्ट्रिप जैसी दिखती थीं। और पालेनके को भूलना मत, टोली की स्टाइलिश दीवा, जो सुरुचिपूर्ण महलों और देखो मुझे, मैं कितनी शानदार हूं, चिल्लाते हुए आर्किटेक्चर का प्रदर्शन करता था। इन शहर राज्यों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी थी। टीकाल था टफ गाय, कैलाकमुल प्रतिद्वंद्वी, कोपान कलाकार और पालेन के ड्रामा क्वीन। साथ मिलकर उन्होंने ऐसी राजनीतिक सॉप ओपेरा बनाई जिसकी प्लॉट टमाले के आटे से भी गाढ़ी थी। लोग व्यापार करते, लड़ते, शांति बनाते और फिर तोड़ देते, वो भी उतनी तेजी से
जितनी देर में आप कोकोआ बीन्स भूने। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये प्राचीन दुनिया के सेलिब्रिटी हॉटस्पॉट थे, जो लगातार एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए पत्थरों पर इतिहास लिखते थे। और सच कहें तो इस ड्रामा ने जिंदगी को बिल्कुल भी उबाऊ नहीं रहने दिया। हर चमकदार नगर राज्य के पीछे एक राजा खड़ा था, अजाम, थोड़ा राजनीतिज, थोड़ा पुजारी और थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, जो अपने काम को बहुत गंभीरता और बहुत नाटकीय अंदाज में लेता था। सोचिए, वह पंखों वाला विशाल हेडड्रेस पहनकर चौक से गुजर रहा है और लोग फुसफुसा रहे हैं, हवा चले तो कितना झंझट होगा। अजाब सिर्फ शो करने के लिए नहीं था, वह टैक्स वसूलता था, कभी कोकोआ बीन्स में, कभी मजदूरी में। सही समय पर युद्ध छेड़ता था और देवताओं को समय पर भेंट चढ़ाता था, ताकि वे कॉस्मिक गुस्सा न दिखाएं। वह समाज को जोड़ने वाला गोंद था, सुबह फसल को आशीर्वाद दे सकता था, दोपहर में योद्धाओं का नेतृत्व करता और शाम को रक्त बलि का आयोजन करता। लोग उसे राजा और देवताओं की हॉटलाइन ऑपरेटर दोनों मानते थे। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ा तनाव भी आता है, खासकर जब पड़ोसी नगर राज्य नाटक शुरू कर दें। फिर भी अजाव समारोह और तमाशे में फलता फूलता रहा, यह विश्वास करते हुए कि जब तक वह शानदार दिखे और मक्का की फसल चलती रहे, ब्रह्मांड संतुलन में रहेगा। अगर आपको लगता है कि माया के राजा दिन भर बस अपने पंखों वाले मुकुट में शान मारते थे, तो दोबारा सोचिए, असल मजा तो उनकी कभी न खत्म होने वाली राजनीतिक ड्रामा में था। नगर राज्य अलग थलग नहीं थे, वे ऐसे थे जैसे कोई न खत्म होने वाला पारिवारिक मिलन हो। कभी गले लगना, कभी एक दूसरे पर तमाले फेंकना। एक हफ्ते टिकल और काल कमुल शाही शादी से गठबंधन करते और उसका प्राचीन सेल्फी पत्थर पर खुदवा देते। अगले हफ्ते युद्ध, सैनिक चेहरे पर रंग लगाते, युद्ध के नारे लगाते और शायद सोचते कि लेग डे छोड़ना गलती थी। गठबंधन मौसम की तरह बदलते, आज का सबसे अच्छा दोस्त कल का दुश्मन बन सकता था और उल्टा भी। दूध शहरों के बीच दौड़ते, कोको और जेड के तोहफे लेकर, बस यह कोशिश करते कि राजा लोग छोटी सी बेइज्जती को पूरी जंग में न बदल दें। इस बीच आम किसान आहें भरते और सोचते कि क्यों न शासक लोग फौज की जगह बॉल गेम से मामला निपटा लें। ये उलझे हुए गठबंधन और प्रतिद्वंद्विताएं सिर्फ अराजकता नहीं थीं, ये वही ईंधन थीं जिनसे माया दुनिया जीवंत, शोरगुल से भरी और ड्रामा युक्त बनी रहती थी। सच कहें तो अगर उस समय नेटफ्लिक्स होता तो माया का यह राजनीतिक सोप ओपेरा टॉप हिट होता। बिल्कुल, माया की दुनिया सिर्फ राजाओं से नहीं चलती थी। अजाव के पीछे पूरा सपोर्टिंग कास्ट खड़ा था, जिसे अपना अलग रियलिटी शो मिलना चाहिए था। रईस लोग वीआईपी मेहमानों की तरह इतराते, जेड की ज्वेलरी में लदे फदे और अपने शानदार हेडड्रेस सबको दिखाने में लगे रहते। पुजारी असली ड्रामा डायरेक्टर थे, धूपदान लहराते और यह जोर देते कि देवताओं को फिर से रक्त बलि चाहिए, लेकिन खुद का नहीं, किसी और का। फिर आते योद्धा, शहर राज्य की मसल्स, चेहरे पर रंग पोते, पंखों वाली ढाल थामे, मानो सबसे डरावना का रोल पाने के लिए ऑडिशन दे रहे हों। हर समूह का काम अलग था, लेकिन अहंकार सब में बराबर था। रईस पार्टियां फेंकते शान दिखाने को, पुजारी धुआं उड़ाते रहस्यमय दिखने को और योद्धा भाले फेंकते अपनी उपयोगिता साबित करने को। सब मिलकर शहर राज्य की मशीनरी चलाते, मानो किसी बहुत शोरगुल वाली, बहुत रंगीन इंजन के पुर्जे हों। और भले ही सब कहते कि वे देवताओं और जनता की सेवा कर रहे हैं, सच तो यह था कि आधा समय वे बस चौक में सबसे महत्वपूर्ण दिखने की प्रतियोगिता में लगे रहते। फिर भी यह अफरा तफरी से भरा सत्ता का पिरामिड ही माया को ताकत, ढांचा और ढेर सारी चुगली देता था, जिससे जिंदगी मजेदार बनी रहती। अब तक आते आते माया लोग गांव, नगर राज्य या पंखों वाले फैशन शो से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, अगर सच में देवताओं और पड़ोसियों को प्रभावित करना है तो चाहिए कुछ ऊंचा, चमकीला और जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो। सीढ़ी नुमा पिरामिड, ये सिर्फ शोपीस नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय सीढ़ियां थीं जो धरती को ऊपर आसमान से जोड़ती थीं और बोनस में पुजारियों को बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ने का बहाना देती थीं। सोचिए, कोई किसान देख रहा है कि शासक लोग एक विशाल पत्थर का पहाड़ खड़ा करने का हुक्म दे रहे हैं और मन ही मन कह रहा है, अच्छा है, लेकिन जरा बड़ा मकई का गोदाम भी बना दो। हर पिरामिड ताकत की चीख था। अजव की सत्ता से लेकर देवताओं की मौजूदगी तक पत्थरों में उकेरी और आसमान तक ढेरी की गई। सीढ़ियां केवल सीढ़ियां नहीं थीं,
वे प्रतीकात्मक रणवे थीं, जिन पर अनुष्ठान होते थे और पुजारी ऐसे नाटकीय अंदाज में चलते थे मानो यूनिवर्स टॉप मॉडल का ऑडिशन दे रहे हों। पिरामिड का हर स्तर जीवन के चरणों की याद दिलाता था, पाताल, मानवलोक और स्वर्ग। संक्षेप में ये पिरामिड आधे मंदिर, आधे रंगमंच और आधे ब्रह्मांडीय लिफ्ट थे। और अगर कुछ नहीं भी हो तो उन्होंने यह साबित किया कि माया लोग पत्थरों को सदियों तक टिकने वाली कहानियों में बदलने के उस्ताद थे। अब असली सवाल, आखिर माया लोग इन विशाल मंदिरों को बिना पहिए, लोहे के औजार या क्रेन के कैसे बना पाए? जवाब था टीम वर्क, मांसपेशियां और ढेर सारा रचनात्मक बड़बड़ाना। सोचिए, मजदूर रस्सियों, लकड़ी की स्लेज और शुद्ध दृढ़ संकल्प से विशाल पत्थरों को खींच रहे हैं, जबकि पीछे खड़ा कोई आदमी बड़बड़ा रहा है। कितना अच्छा होता अगर पहिया होता। हर पत्थर को पत्थर के औजारों से तराशा गया, हाँ, पत्थर से पत्थर काटा गया और इतनी सटीकता से लगाया गया कि आज के इंजीनियर भी आंखें मिचका लें। पर्यवेक्षक पास खड़े पंखों वाले हेडड्रेस लहराते हुए खुद को जरूरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असल में सिर्फ प्रेरक भाषण दे रहे थे। पुजारियों ने स्वाभाविक रूप से दावा किया कि देवताओं ने मंदिर की मांग की है, और यह सुविधाजनक भी था, क्योंकि कोई दिव्य ब्लूप्रिंट से बहस नहीं कर सकता। पूरा काम धीमा, पसीने से तर और शानदार था, मानो सदियों लंबा DIY प्रोजेक्ट हो, बिना किसी निर्देश पुस्तिका के। लेकिन नतीजा, मंदिर जो आज भी खड़े हैं, समय, मौसम और सेल्फी स्टिक वाले अनगिनत पर्यटकों को चुनौती देते हुए। माया ने साबित किया कि पहियों की जरूरत किसे है, जब आपके पास रचनात्मकता, आस्था और ऐसा श्रमिक बल हो जो शेयर विल पावर को पत्थर की उत्कृष्ट कृतियों में बदल सके। सभी माया नगरों में से चिचेन इत्जा सुपरस्टार था और इसका सेलिब्रिटी लैंडमार्क था कुकुलकान का पिरामिड। इसे सोचिए जैसे एक विशाल पत्थर का गगनचुंबी इमारत जो असल में ब्रह्मांडीय कैलेंडर के रूप में छुपा हुआ था। 365 सीढ़ियां साल के हर दिन के लिए एक, मानो जोर से कह रही हूं, हमने गूगल कैलेंडर का पत्थर वाला वर्जन बना लिया है। साल में 2 बार विषुव के समय सूर्य एक छाया डालता है जो सीढ़ियों पर रेंगती एक विशाल सर्प जैसी दिखती है, जैसे पिरामिड खुद हॉलीवुड से सदियों पहले स्पेशल इफेक्ट शो कर रहा हो। यात्री, व्यापारी और शायद कुछ संदेही लोग इकट्ठा होकर देखते, हांफते और फुसफुसाते, क्या वो सांप अभी हिला? पुजारियों ने निश्चित ही पूरा श्रेय लिया। हाँ, पूरी तरह से प्लान किया हुआ था, धन्यवाद। नाटकीयता से परे चिचेन इत्जा व्यापार, राजनीति और अनुष्ठानों का केंद्र था, जीवन से गूंजता हुआ मानो प्राचीन टाइम्स स्क्वायर। लेकिन सच कहें, असली हेडलाइनर कुकुलकान का पिरामिड ही था। आधा मंदिर, आधा विज्ञान प्रोजेक्ट और आधा ब्रह्मांडीय लाइट शो का मंच। आज भी यह पर्यटकों को दंग कर देता है, साबित करता है कि माया सिर्फ खगोल शास्त्र ही नहीं जानते थे, बल्कि दर्शकों को मनोरंजन करना भी जानते थे। मानो विशाल पिरामिड ही काफी न हो, माया लोगों ने एक ब्रह्मांडीय वेधशाला भी बना डाली। एल काराकोल, एक गोल टावर जो संदिग्ध रूप से किसी प्राचीन स्पेस स्टेशन जैसा दिखता था। यहां पुजारी तारों को निहारने वाले खगोलविद बन जाते, बिना टेलीस्कोप के भी नासा वैज्ञानिकों जैसी गंभीरता से रात के आसमान को घूरते और नोट्स लिखते। वे शुक्र ग्रह को ऐसे ट्रैक करते जैसे वो कोई सुपरस्टार हो, और उसके दिखने पर अनुष्ठान और युद्ध का समय तय करते, मानो कह रहे हों, सॉरी, आज हमला नहीं कर सकते, शुक्र ग्रह का मूड सही नहीं है। वेधशाला की खिड़कियां खगोलीय घटनाओं से पूरी तरह संरेखित थीं, जिससे माया की गणित और खगोल विद्या की धाक जमती, और किसान सोचते कि कहीं उनके नेता गुप्त रूप से जादूगर तो नहीं। गांव वाले ऊपर देखते और सोचते, यही तो देवताओं का घर है, या कम से कम गांव के सबसे बड़े नर्ड्स का अड्डा। एल काराकोल सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह सबूत था कि माया लोग सिर्फ किसान, योद्धा या कलाकार ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अकाउंटेंट भी थे, जो आसमान को एक विशाल कैलेंडर में बदल देते। और जबकि ज्यादातर लोग मक्का की फसल को लेकर चिंतित रहते, ये तारों के दर्शक ग्रहणों की भविष्यवाणी करने में लगे रहते, साबित करते कि माया की नजरें जंगल की छतरी से कहीं आगे टिकी थीं। मानो पिरामिड और वेधशालाएं ही जबड़े गिराने के लिए काफी न हों, माया लोगों ने अपनी कला से इसे दोगुना कर दिया। इतनी बारीक नक्काशी और स्मारक
कि लगता है पत्थर की मूर्तियां आपको आंख मार देंगी। हर दीवार, स्तंभ और मंदिर का दरवाजा किसी प्राचीन कॉमिक बुक जैसा था। देवता, राजा, युद्ध और इतना सारा ड्रामा कि आधुनिक सोप ओपेरा भी फीके पड़ जाएं। योद्धाओं को ऐसी नाटकीय मुद्राओं में उकेरा गया था कि वे मानो एक्शन मूवी के ऑडिशन के लिए तैयार हों। पुजारियों को भव्य वस्त्रों और पंखों वाले मुकुट में जादू का जाप करते हुए हमेशा के लिए जमे हुए दिखाया गया, जबकि साधारण लोग कभी कभी चुपके से कला में बैकग्राउंड एक्स्ट्रा जैसे नजर आते। कुछ नक्काशियों में तो क्रूर अनुष्ठान इतने सटीक दिखाए गए कि लगता था गांव वाले फुसफुसा रहे हों। अरे, ये तो बहुत जल्दी बिगड़ गया। रहस्य था इन विवरणों की बारीकी। पत्थर के छेनी से ऐसी कारीगरी करना जो कई धातु औजारों से भी मुश्किल हो। विद्वान आज भी सिर खुजाते हैं। क्या माया कलाकार बेहद धैर्यवान थे, या उनके पास ऐसी गुप्त तकनीक थी जो समय के साथ खो गई? जो भी हो, नतीजा अद्भुत था। पत्थर के स्मारक जो सदियों पार आपसे बातें करते हैं, मजाक करते हैं और कभी कभी घूरते भी हैं। यह साबित करता है कि माया के पास हास्य और वैभव सचमुच उनकी हड्डियों में तराशा हुआ था। अगर आपको लगता है कि एक दो देवता ब्रह्मांड संभालने के लिए काफी हैं, तो माया लोग आपसे विनम्रता पूर्वक असहमत होते। उनका देव समूह एक पूरी खगोलीय कास्ट था। हर किसी के अपने अलग नखरे। सबसे ऊपर थे इट्जामना, बुद्धिमान सृष्टिकर्ता देवता जो ब्रह्मांड को ऐसे चलाते जैसे कोई सीईओ अंतहीन मीटिंग में फंसा हो। फिर आई इक्सचेल, चंद्रमा, प्रसव और चिकित्सा की देवी। इतनी मल्टीटास्किंग कि आधुनिक माएं भी शर्मिंदा हो जाए। चाक, वर्षा देवता असली ड्रामा किंग थे। जब भी फसलों को प्यास लगती, वो अपने बिजली वाले कुल्हाड़े के साथ गरजते बरसते घूमते। और निश्चित रूप से कुकुलकान, पंखों वाला सर्प जो मिथकों और पिरामिडों दोनों में फिसलता हुआ चलता, तराजू और पंखों के साथ अंतिम शो स्टॉपर था। माया लोगों के लिए ये देवता दूर नहीं थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। बारिश ज्यादा हो तो इन्हें दोष, मकई लंबा हो तो प्रशंसा, और अगर किसी का पैर ठोकर खा जाए तो शायद इन्हें घूरा भी जाता। ये एक दिव्य सोप ओपेरा था जहां हर देवता मुख्य भूमिका में था और इंसानों को इन्हें खुश रखना पड़ता अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और कभी कभार उस बेचारे मुर्गे के जरिए जिसने निश्चित रूप से स्वयं सेवा नहीं की थी। संक्षेप में, माया लोग ऐसे संसार में रहते थे जहां दिव्यता कभी उबाऊ नहीं थी, हमेशा रंगीन और कभी कभी थोड़ी मोड़ी। माया लोगों के लिए आसमान सिर्फ चमकती रोशनी नहीं था, वह एक विशाल ब्रह्मांडीय शेड्यूल था, और उसे मिस करना ऐसा था जैसे मां का जन्मदिन भूल जाना। सूर्य, चंद्रमा और खासकर शुक्र ग्रह को वीआईपी टाइम कीपर माना जाता था, जो खेती, अनुष्ठानों और यहां तक कि युद्धों की लय तय करते थे। अगर शुक्र गलत जगह उगता तो युद्ध टल जाता, क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड के खराब मूड में लड़ना नहीं चाहता था। पुजारी रातें तारों को निहारते हुए बिताते, कोडिसेस में लिखते और बड़बड़ाते, नहीं, आज मक्का नहीं बो सकते, बुध ग्रह अजीब बर्ताव कर रहा है। उनके कैलेंडर सिर्फ औजार नहीं थे, वे देवताओं के साथ पवित्र अनुबंध थे जो मानव जीवन को सावधानी से ब्रह्मांडीय चक्रों से मिलाते थे। हर सूर्य ग्रहण, हर विषुव, हर अजीब खगोलीय हलचल एक दिव्य टेक्स्ट मैसेज मानी जाती, और माया लोग जरूर उसका जवाब अनुष्ठानों से देते। किसानों के लिए इसका मतलब था कि खेती अनुमान नहीं थी, वह स्वर्ग द्वारा अनुमोदित शेड्यूल थी। और जहां आज हम वेदर ऐप्स पर भरोसा करते हैं, माया लोगों के पास उससे भी बेहतर था, एक आध्यात्मिक खगोल शास्त्र जिसमें विज्ञान, आस्था और बस उतनी ही ब्रह्मांडीय घबराहट मिली हुई थी कि सबकी नींद उड़ी रहे। माया लोगों के लिए धर्म सिर्फ शांत प्रार्थना नहीं था, वह एक पूरा त्योहार था, आधा पार्टी और खैर आधा ब्लड डोनेशन। सोचिए, पंखों वाली वेशभूषा में नर्तक रंगीन जुलूस में नाच रहे हैं, ढोल इतनी जोर से बज रहे हैं कि देवताओं के भी पैर थिरक उठे। हवा धूप की खुशबू और भुनी मकई की महक से भर जाती, जबकि गांव वाले खुशियां मनाते, गाते और शायद इस पर बहस करते कि किसका हेड्रेस सबसे बड़ा है। लेकिन इन उत्सवों का केंद्र था बलिदान। खून को देवताओं से जुड़ने का अल्टीमेट वाईफाई सिग्नल माना जाता था। राजा और रईस अपनी जीभ या कान नाटकीय ढंग से छेदते, जबकि पुजारी घोषणा करते, देवता इसकी मांग करते हैं। मुर्गियां और कभी कभी कम भाग्यशाली कैदी भी इस अनुष्ठान में शामिल किए जाते,
ताकि दिव्य इनबॉक्स कभी खाली ना हो। आज यह क्रूर लग सकता है, लेकिन माया लोगों के लिए यह उतना ही सामान्य था जितना टैक्स भरना। दर्दनाक, हाँ, लेकिन जरूरी। ये समारोह समुदाय को जोड़ते, सभी को याद दिलाते कि देवताओं की भी भूख होती है और उन्हें भूखा छोड़ना खतरनाक है। नृत्य, गीत और रक्तपात के बीच माया उत्सव खुशी और भय का जंगली मिश्रण थे। आधा कार्निवल, आधा ब्रह्मांडीय अनुबंध। अगर स्वर्ग चमकदार था, तो माया लोगों के पास अंधेरे पक्ष के लिए भी जगह थी। जिबाल्बा, अधोलोक। लेकिन इसे सिर्फ उदासी और विनाश मत समझिए। यह ज्यादा किसी डरावने देवताओं द्वारा होस्ट किए गए टेढ़े मेढ़े गेम शो जैसा था। किंवदंतियों में जिबाल्बा को जालों से भरे लोक के रूप में बताया गया है। अंधकार का घर, चमगादड़ों का घर, चाकुओं का घर, यानी हर हॉरर मूवी सेट का कॉम्बो पैक। जिबाल्बा के स्वामी शरारती और क्रूर थे। आत्माओं को अजीबोगरीब परीक्षाओं से चुनौती देते, मानो देवताओं के पास बहुत खाली समय हो। जरा सी गलती और आप अनंत मच्छरों वाले कमरे में पहुंच जाते, जो हर कैंपर का सबसे बुरा सपना है। फिर भी माया लोग जिबाल्बा को सिर्फ दंड नहीं मानते थे। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के मिश्रण वाला ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा था। लोग मानते थे कि साहसी आत्माएं इसकी खतरनाक चुनौतियों को मात देकर भय को विजय में बदल सकती हैं। इसलिए जब गांव वाले बारिश के लिए, चाक से या सुरक्षित प्रसव के लिए इक्स चेल से प्रार्थना करते, तो साथ ही यह भी आशा करते कि जिबाल्बा के स्वामी उन पर ज्यादा मजाक न करें। माया लोगों के लिए परलोक भी ड्रामा, हास्य और थोड़ी सी बुरे सपनों की ऊर्जा से भरा हुआ था। माया दुनिया में पुजारी सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं थे, वे पार्ट टाइम खगोल शास्त्री, इवेंट प्लानर, मौसम भविष्यवक्ता और सच कहें तो प्रोफेशनल स्मोक मशीन भी थे। भव्य पंखों वाले हेडरेस और पवित्र प्रतीकों से भरे वस्त्र पहनकर वे चौकों में ऐसे चलते जैसे दिव्य सेलिब्रिटी हों। उनका काम देवताओं के संदेशों की व्याख्या करना था, जिसका अक्सर मतलब होता रात भर तारों को घूरना और फिर घोषणा करना। हाँ, अब एक और रक्त बलि का समय आ गया है। गांव वाले उन पर भरोसा करते, क्योंकि और कौन दावा कर सकता था कि उनके पास देवताओं का स्पीड डायल है। वे तय करते कि कब फसल बोनी है, कब युद्ध छेड़ना है और कब समुदाय को त्योहार के लिए इकट्ठा होना है, जिससे वे माया समाज के अल्टीमेट शेड्यूलर बन जाते। और भले ही कुछ लोग अंतहीन अनुष्ठानों पर आंखें घुमाते हों, कोई भी उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अगर पुजारी कहे कि देवता चिड़चिड़े हैं, तो कोई भी ब्रह्मांडीय पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता था। मंत्रोच्चार, धूप और नाटकीय अंदाज के साथ पुजारियों ने मनुष्य और देवताओं के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखा, यह साबित करते हुए कि माया समाज में स्वर्ग से अच्छी कनेक्शन उतनी ही जरूरी थी जितनी एक अच्छी फसल। माया लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में मक्का सिर्फ खाना नहीं था, वह जिंदगी ही था, हर घर का सुनहरा वीआईपी। उनकी कथाओं के अनुसार मनुष्य सचमुच मक्के के आटे से बनाए गए थे। शायद यही वजह थी कि किसान हर पौधे को परिवार के सदस्य जैसा मानते थे। खेत दूर दूर तक फैले रहते, जहां पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर बुआई, निराई करते और मजाक उड़ाते कि देवताओं ने खेती को ब्रह्मांडीय वर्कआउट प्लान की तरह ईजाद किया होगा। बच्चे साथ साथ जाते, पक्षियों को भगाने में मदद करते और मौका मिलते ही चुपके से भुना हुआ मक्का खा लेते। त्योहारों में मक्का की फसल का जश्न नृत्य, गीत और भेंटों से मनाया जाता, ताकि चाक बारिश भेजते रहें और बादलों का नेटफ्लिक्स देखने में व्यस्त न हो जाए। टॉर्टिला से लेकर तमाले तक मक्का हर भोजन, हर अनुष्ठान, माया संस्कृति के हर कोने में मौजूद था। सोना या जेड भूल जाइए, यह साधारण अनाज ही असली जीवित रहने की मुद्रा था। माया लोगों के लिए मक्का सिर्फ एक फसल नहीं था, यह उनके पेट, उनकी कहानियों और उनकी पहचान को जोड़ने वाला गोंद था। संक्षेप में, माया लोग मक्का सिर्फ खाते नहीं थे, वे खुद मक्का थे और उस पर गर्व करते थे। अगर मक्का जीवन का भोजन था, तो कोको बाजार का ईंधन था। माया संस्करण, जो एक साथ पैसा और सुबह की कॉफी दोनों था। किसी भी भीड़ भाड़ वाले चौक में जाइए और आप देखेंगे कि व्यापारी कोको बीन्स पर ऐसे मोल भाव कर रहे हैं जैसे वॉल स्ट्रीट ब्रोकर, बस यहां ज्यादा पंख थे और कागजात कम। कोको की एक थैली से आप खरगोश खरीद सकते थे, एक बुना हुआ कपड़ा, या अगर शौक चढ़ा हो तो चमकदार जेड का आभूषण भी। बेशक
सबको अपने मुनाफे को पी जाने के प्रलोभन से बचना पड़ता था, क्योंकि हॉट चॉकलेट को शाही और योद्धाओं के लिए उपयुक्त एक शानदार पेय माना जाता था। बाजार केवल व्यापार के लिए नहीं थे, वे सामाजिक केंद्र थे जहां गपशप माल से भी तेज फैलती थी। रंग बिरंगे कपड़े पहनी महिलाएं अपने बुने हुए वस्त्र दिखाती, कुम्हार नाटकीय अंदाज में अपने मिट्टी के बर्तन सजाते और व्यापारी शेख ही बघाड़ते कि उनके कोको बीन्स निश्चित ही टिकल वालों से ताजा हैं। यहां तक कि संगीतकार भी शामिल होते, ग्राहकों को लुभाने के लिए ढोल बजाते। माया लोगों के लिए खरीदारी कभी बोरिंग नहीं थी। वह आधी बिजनेस, आधी कार्निवल और आधी कैफीन इकोनॉमी थी। और आज जहां हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, माया लोग अपनी कोको की थैलियां झनझनाते थे, ये साबित करते हुए कि पैसा सचमुच पेड़ों पर उगता है। अगर बाजार कोको की खुशबू से महकता था, तो माया की रसोइयां शुद्ध खुशी से। उनका भोजन व्यावहारिकता और रचनात्मकता का स्वादिष्ट मेल था, यह साबित करते हुए कि प्राचीन लोग भी स्वाद लेकर जीना जानते थे। टॉर्टिला रोजाना का एमवीपी था, छपटा, गर्म और इतना परफेक्ट कि उसमें सेम से लेकर भुना हुआ टर्की तक लपेट सकते थे। तमाले मकई के आटे के छोटे पैकेट जिन्हें पत्तों में लपेटकर भाप में पकाया जाता, माया दुनिया का लंच बॉक्स था। पोर्टेबल, स्वादिष्ट और शायद भाई बहनों की लड़ाई का कारण कि किसे बड़ा मिला। और फिर चॉकलेट थी, कड़वी झागदार पेय जिसमें मिर्च मिलाई जाती। यह प्राचीन एनर्जी ड्रिंक थी और साथ ही शाही लग्जरी आइटम। रईस इसे उम्दा वाइन की तरह चुस्की लेकर पीते, जबकि आम लोग उस दिन का सपना देखते जब वे एक कप ले सकें। भोजन सिर्फ खाने के लिए नहीं था, वह सामाजिक आयोजन था जिसमें परिवार आग के चारों ओर बैठकर खाना, कहानियां और हंसी साझा करते। साधारण टॉर्टिला से लेकर शाही चॉकलेट के प्याले तक, माया की खाद्य संस्कृति इस बात का सबूत थी कि अच्छा खाना पेट और आत्मा दोनों को भर देता है। और सच कहें तो बरसात के दिन गर्मा गर्म तमाले के लिए कौन सोने का सिक्का नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि फैशन शो आधुनिक खोज हैं, तो माया लोग शालीनता से हंसते। उनका रोजमर्रा जीवन रंग और स्टाइल से भरा था, हर चौक को कैटवॉक बना देता। पुरुष सूती ट्यूनिक और केप पहनते, जबकि महिलाएं बोल्ड पैटर्न से कढ़ाई किए हुए हुईपिल्स में चमकती, ये साबित करते हुए कि ज्योमेट्री सिर्फ गणित की क्लास के लिए नहीं है। गहने हर जगह थे, जेड की माला, सीप के हार और इतने बड़े ऑब्सीडियन के कान के कड़े कि शायद देवताओं से रेडियो सिग्नल पकड़ लें। सुंदरता के मानक कपड़ों से आगे बढ़ते थे। माता पिता प्यार से अपने बच्चों की खोपड़ी को ढालकर उसे आकर्षक ढलान का आकार देते और हल्की तिरछी आंखें देते, क्योंकि यह फैशनेबल माना जाता था। सोचिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं और माता पिता कह रहे हैं, प्यारे जरा रुको, मैं तुम्हारा माथा ठीक कर रही हूं। रईसों ने फैशन को चरम तक पहुंचाया। उनके हेडड्रेस पहनने वाले से ऊंचे होते, जिससे दरवाजों से गुजरना रोज की जद्दोजहद थी। वहीं किसान और कारीगर चीजों को व्यावहारिक रखते, पर फिर भी रंगीन पहनते, क्योंकि क्यों नहीं। माया लोगों के लिए सजना संवरना घमंड नहीं था, वह पहचान, आध्यात्मिकता और थोड़ा प्रतिस्पर्धी अंदाज था। हर पोशाक दुनिया से फुसफुसाती, हाँ मैं मक्का उगाता हूं, लेकिन इसे शानदार दिखते हुए करता हूं। मनोरंजन की बात आती तो माया लोग साधारण बोर्ड गेम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इजाद किया पोकता पोक, एक बॉल गेम इतना तीव्र कि फुटबॉल पिकनिक जैसा लगे। खिलाड़ियों को भारी रबर की गेंद को लगातार गतिमान रखना होता था, लेकिन ट्विस्ट ये था, हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर्फ कमर, कोहनी और घुटने। जरा ट्रेनिंग सेशन सोचिए, नहीं लात मत मारो, अपनी कमर से जोर लगाओ। कोर्ट विशाल पत्थर के अखाड़े थे, जहां भीड़ पागलों की तरह चीखती चिल्लाती हर मैच को खेल, अनुष्ठान और सामुदायिक ड्रामा का मिश्रण बना देती। रईसों के लिए यह खेल कभी कभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा होता, जिसके नतीजे ब्रह्मांडीय महत्व रखते। गांव वालों के लिए यह शुद्ध मनोरंजन था, शर्तें, शेखी और शायद थोड़ी चुहल के साथ। और जब पोकता पोक नहीं होता, माया लोग संगीत का आनंद लेते। बांसुरी, ढोल, खड़खड़ाहट और शंख की तुरही त्योहारों में गूंजती, हर सड़क को जुलूस जैसा बना देती। खेल और संगीत मिलकर ऐसी संस्कृति रचते जिसमें आनंद और अनुष्ठान साथ साथ नाचते। चाहे कोर्ट में पसीना बह रहा हो या ढोल की ताल पर झूम रहे हों, माया लोगों ने साबित किया कि वे पवित्र कर्तव्य और मौज मस्ती को मिलाना अच्छी तरह जानते थे।
हमारे फोन पर इमोजी राज करने से बहुत पहले माया लोग तस्वीरों को शब्दों में बदलने के उस्ताद थे। उनकी चित्रलिपि प्रणाली किसी आर्ट गैलरी और पहेली का मिश्रण लगती थी, जिसमें सैकड़ों चिन्ह ध्वनियों, वस्तुओं और पूरे विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। जरा सोचिए, अगर शॉपिंग लिस्ट लिखनी हो और हर आइटम एक छोटी सी ड्राइंग हो, मक्का, सेम, कद्दू अचानक एक भित्ति चित्र बन जाए। लिपिक इन ग्लिफ्स को पत्थर, कोडिसेस और मिट्टी के बर्तनों पर उकेरते और रंगते, ताकि इतिहास, मिथक और राजाओं के शेखी भरे किस्से हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। बेशक सदियों बाद आधुनिक विद्वानों को परम डिकोडिंग गेम खेलना पड़ा। ग्लिफ्स को घूरते हुए बहस करना पड़ा कि कोई प्रतीक राजा है, जगुआर है, या बस इस बर्तन को मत छूना। लंबे समय तक यह लेखन एक अटूट कोड जैसा लगा, जब तक कि 20वीं सदी की खोजों ने यह नहीं दिखाया कि माया ग्लिफ ध्वन्यात्मक चिन्ह और चित्रों का संयोजन थे। अचानक उनके शब्द फिर जिंदा हो उठे। देवताओं की कहानियां, राजवंश और यहां तक कि रोजमर्रा के चुटकुले सदियों की खामोशी के बाद सामने आए। माया लोगों ने साबित किया कि मीम्स से बहुत पहले ही इंसान तस्वीरों को कहानियों में बदलना पसंद करता था, एक ग्लिफ पर एक बार। माया समाज के भव्य रंगमंच में लेखक अनसुने रॉकस्टार थे। आधे इतिहासकार, आधे कथाकार और आधे कलम वाले जादूगर। वे अपनी छाल कागज की पुस्तकों या पत्थर पर नक्काशी के साथ बैठकर राजसी गपशप, महाकाव्य, मिथक और ब्रह्मांडीय गणनाओं को सुरुचिपूर्ण चित्रलिपि में बदल देते। जरा सोचिए, एक राजा युद्ध में अकड़ते हुए जाता और लेखक उसे लिखता, महाराज ने आज सबका बैंड बजा दिया। ये लेखक केवल तथ्य नहीं लिखते थे, वे विरासत गढ़ते थे। यह तय करते थे कि कौन सी जीत याद रखी जाए और कौन सी शर्मनाक हार चुपचाप गायब हो जाए। रईस उन पर वैसे ही निर्भर रहते जैसे आधुनिक नेता भाषण लेखकों पर रहते हैं, क्योंकि हर ग्लिफ प्रचार भी था और कविता भी। उनकी मेजें शांत कार्यालय नहीं थीं, वे पुजारियों, शासकों और उत्सुक ग्रामीणों की नजरों के नीचे काम करते, सभी यह देखने को बेताब कि कौन सी कहानी सदा के लिए पत्थर में दर्ज होगी। और जबकि वे गंभीर दिखते थे, आप लगभग उनकी चालाक मुस्कान की कल्पना कर सकते हैं जब वे राजा की जीत में थोड़ा तड़का लगा देते। माया लोगों के लिए लेखक पृष्ठभूमि के एक्स्ट्रा नहीं थे, वे स्मृति के रक्षक थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां जब पीछे देखें तो इतिहास उबाऊ किराना सूची की तरह नहीं, बल्कि एक महाकाव्य गाथा की तरह पढ़ा जाए। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के विशाल दूरबीन बनाने से बहुत पहले माया लोग पहले से ही सटीकता के शौकीन आसमान प्रेमी थे। सिर्फ अपनी आंखों, वेधशालाओं और जबरदस्त धैर्य का इस्तेमाल करके उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल इतनी सटीकता से ट्रैक की कि सदियों पहले ही सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर दी। जरा सोचिए, एक पुजारी घोषणा कर रहा है, घबराइए मत, ठीक दोपहर को सूरज गायब हो जाएगा, और हाँ, ये मैंने प्लान किया है। उनकी गणनाएं इतनी धारदार थीं कि आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं कि वे आज के खगोलीय आंकड़ों के कितने करीब पहुंचे। उन्होंने इस ब्रह्मांडीय डेटा का उपयोग केवल खेती के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े त्योहार कब मनाने हैं यह तय करने के लिए भी किया, यानी दिव्य पार्टी प्लानिंग। उनके लिए आकाश एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी था, जिसकी टिक टिक को सिर्फ सबसे समर्पित तारे देखने वाले ही समझ सकते थे। आज हम अगला ग्रहण कब है यह जानने के लिए ऐप्स पर निर्भर हैं, लेकिन माया लोगों के पास इससे बेहतर था। पूरा का पूरा सभ्यता भरा हुआ था आसमान देखने वालों से, जो खगोल शास्त्र को विज्ञान और थिएटर दोनों मानते थे। नतीजा, गणित, आस्था और शोमैनशिप का ऐसा मेल जिसने ब्रह्मांड को मोहल्ले के प्रदर्शन जैसा बना दिया। अगर आपको लगता है कि एक कैलेंडर संभालना ही मुश्किल है, तो माया लोगों के पास 3 थे, और वे उन्हें ऐसे संभालते थे कि कोई जन्मदिन भी मिस नहीं होता था। सबसे पहले आया हाब, 365 दिनों का सौर कैलेंडर, खेती के लिए परफेक्ट और यह जानने के लिए कि मक्का कब काटना है बिना अंदाजा लगाए। फिर था जोल्किन, 260 दिनों का पवित्र कैलेंडर, जिसे पुजारी अनुष्ठानों, बच्चों का नाम रखने और शायद ब्रह्मांडीय लॉटरी नंबर चुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। आखिर में था लॉन्ग काउंट, एक विशाल टाइमलाइन जो सदियों तक फैली हुई थी, जिससे हमारे नए साल के संकल्प बेहद अल्पकालिक लगते थे। ये सभी कैलेंडर मिलकर एक ब्रह्मांडीय रूबिक क्यूब की तरह काम करते थे, जहां दिन,
महीने और युग आपस में जुड़ते थे। लेखक और पुजारी इन्हें अद्भुत सटीकता से ट्रैक करते और घोषणा करते। अच्छी खबर, आज बीन्स बोने के लिए शुभ है, लेकिन हेयर कट अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ही बुरा। जब लॉन्ग काउंट रीसेट होता तो यह दुनिया का अंत नहीं था, माफ करना 2012 मीम्स, बल्कि एक नए चक्र की शुरुआत थी, जैसे ब्रह्मांड पर रिफ्रेश बटन दबाना। माया लोगों ने साबित किया कि समय कोई सीधी रेखा नहीं था, यह संख्याओं, अनुष्ठानों और ब्रह्मांडीय नृत्य कला का संगम था। माया लोगों के लिए दिमाग और ईंट दोनों साथ साथ चलते थे। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं लिखा था, बल्कि पूरी की पूरी नगरी में उकेरा गया था। उनकी गणित देखिए, उन्होंने शून्य का विचार सदियों पहले ही खोज लिया था, जबकि बाकी दुनिया अब भी उंगलियों पर गिनती कर रही थी। इसी गणितीय प्रतिभा से उन्होंने ऐसी नगरियां डिजाइन की जिनकी समरूपता देखकर जबड़े गिर जाए। तारों से सटी हुई पिरामिडें और ऐसे बॉल कोर्ट जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को गूंजते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक निर्माता कह रहा है, चिंता मत करो, एंगल्स शुक्र ग्रह से मेल खाते हैं, देवता तो पूरी तरह मंजूर करेंगे। उनकी वास्तुकला केवल व्यावहारिक नहीं थी, वह शक्ति और बुद्धिमत्ता का बयान थी। पुल, चौक और मंदिर ऐसी सटीक ज्यामिति दिखाते थे कि आधुनिक इंजीनियर भी अपना कैलकुलेटर दोबारा चेक करें। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने यह सब बिना धातु के औजार या पहियों के किया, बस शुद्ध कल्पनाशीलता और टीम वर्क से। सबसे छोटे चित्रलिपि से लेकर सबसे ऊंची पिरामिड तक माया लोगों ने साबित किया कि ज्ञान उपयोगी और सुंदर दोनों हो सकता है। उनकी विरासत याद दिलाती है कि विज्ञान और कला सिर्फ साथ नहीं रहते, वे मिलकर एक शानदार पार्टी करते हैं। माया की सेना कोई डंडों वाले किसानों का झुंड नहीं थी, यह एक अनुशासित फोर्स थी जिसमें स्टाइल, रणनीति और ढेर सारे पंख थे। सैनिक रंग बिरंगे गद्देदार कवच पहनते, जानवरों के हेडड्रेस लगाते और लकड़ी के डंडे लिए होते जिनमें ऑब्सीडियन की धारदार ब्लेड जड़ी होती, इतनी तेज कि आधुनिक चाकू भी शर्मिंदा हो जाए। सोचिए, आपके सामने आधा आदमी, आधा जगुआर योद्धा खड़ा है, पूरी तरह तैयार आपका दिन बर्बाद करने के लिए। उनकी सेनाएं रैंकों में संगठित थीं, रईस चमकदार कप्तानों की तरह नेतृत्व करते और आम लोग पैदल सैनिकों के रूप में पंक्तियां भरते। रणनीति अहम थी, जंगल में घात, प्रतिद्वंदी शहरों की घेराबंदी और डरावने युद्धनाद के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध। लेकिन यहां ट्विस्ट था, जीत हमेशा दुश्मनों को मारने से नहीं होती थी। दुश्मनों को जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था, क्योंकि वे घर लौटकर धार्मिक बलि में काम आते थे। यानी युद्ध भूमि आदि लड़ाई आधा भर्ती अभियान थी देवताओं के लिए। पंखों वाले यूनिफॉर्म, ऑब्सीडियन हथियार और नाटकीय रणनीतियों के बीच माया ने युद्ध को घातक खेल और पवित्र कर्तव्य दोनों में बदल दिया। और सच कहें तो इससे ज्यादा डरावना और क्या होगा कि एक जगुआर के भेष में सैनिक ज्वालामुखी कांच की कुल्हाड़ी लेकर चिल्लाता हुआ आपकी ओर दौड़े। अगर माया दुनिया में कोई प्रतिद्वंद्विता खेलों के फाइनल जितनी नाटकीय थी, तो वह थी टिकल बनाम कालाकमुल। ये दोनों महाशक्तियां इतनी बार भिड़ी कि इतिहासकार मजाक करते हैं कि इन्हें अपनी जंगों के लिए सीजन पास चाहिए था। ऊंचे पिरामिड और चौपालों से बड़ी महत्वाकांक्षा वाले टिकल की टक्कर पड्ढती रही चालाक पड़ोसी कालाकमुल से, जिसके पास मानो हमेशा एक अतिरिक्त गठबंधन छिपा रहता था। लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं थीं, वे प्रतिष्ठा के लिए भी थीं। विरोधी रईसों को जंजीरों में बांधकर ले जाना ही काफी था संदेश देने के लिए। जब योद्धा मंदिरों पर धावा बोलते, पास ही लेखक जीत के शिलालेख का मसौदा तैयार कर रहे होते। कभी टिकल जीता, कभी कालाकमुल पलटवार करता। यह प्रतिद्वंद्विता मानो इंसानों को मोहरे बनाकर खेली जा रही अंतहीन शतरंज थी। छोटे शहर पक्ष चुनते और अक्सर पछताते। माया लोगों के लिए यह युद्ध सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं थे, यह मंच, अहम और ब्रह्मांडीय शेखी का मामला था। कुल मिलाकर टिकल बनाम कालाकमुल एक बार की बात है नहीं, बल्कि जारी रहेगा था। माया लोगों के लिए युद्ध पर जाना सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं था, यह देवताओं को प्रभावित करने और राजा को शेखी करने का मौका देने के लिए था। कैदियों को जेल भरने के लिए नहीं पकड़ा जाता था, उन्हें जीवित ट्रॉफी की तरह घर लाया जाता और बलि के लिए नियत किया जाता। जरा सोचिए, एक राजा डींग मार रहा है, देखो इस आदमी को, यह कभी राजकुमार था, अब यह वेदी का वीआईपी मेहमान है। जितना प्रतिष्ठित कैदी
उतने ही ज्यादा ब्रह्मांडीय अंक राजा को मिलते, जिससे जीतें दिव्य मुहरबंद प्रमाण पत्र बन जाती। लड़ाइयां अक्सर भव्य समारोहों में खत्म होती, जहां नगाड़े गड़गड़ाते, धूप की महक उठती और बदकिस्मत कैदी समझ जाते कि वे शो का मुख्य आकर्षण बनने वाले हैं। और दर्शकों के लिए यह आधा धार्मिक कर्तव्य, आधा डरावना नाटक था, भक्ति और तमाशे का मिश्रण। माया लोगों के लिए खून सिर्फ जीवन नहीं था, वह ब्रह्मांड को चलाए रखने का पवित्र ईंधन था, जैसे कॉस्मिक इंजन के लिए तेल। इसलिए जब राजा अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते तो वे सिर्फ सेनापति नहीं होते, वे परम धार्मिक नाटक के निर्माता होते, युद्ध भूमि मंच होती और देवता दर्शक। हर माया मुलाकात ऑब्सीडियन तलवारों से खत्म नहीं होती थी। कभी कभी यह कोको बीन्स और ऑब्सीडियन आइनों के सीमा पार आदान प्रदान से भी पूरी हो जाती थी। टियोतिहुआकान और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार ने चहल पहल वाले बाजारों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बदल दिया। बस यहां पंख ज्यादा थे और पावर पॉइंट कम। कल्पना कीजिए, एक माया व्यापारी जेड पर मोल भाव कर रहा है और उसका टियोतिहुआकान साथी जिद कर रहा है कि बोनस में कुछ विदेशी पंख भी शामिल करने होंगे। ये लेन देन सिर्फ सामान की बात नहीं थी, यह प्रतिष्ठा, राजनीति और दिखावे का मामला था। जिसने ऑब्सीडियन आयात सुनिश्चित कर लिया, वह राजा मजबूत हथियारों का दावा कर सकता था, और जिसने रंग बिरंगे क्वेटजल पंख लाए, वह ऐसे इतराता जैसे आकाश गंगा का सबसे स्टाइलिश शासक हो। और कोको को मत भूलिए, वह बीज जो मुद्रा भी था और हॉट चॉकलेट स्टार्टर पैक भी। कूटनीति अक्सर एक विशाल बाजार जैसी दिखती थी, जहां गठबंधन हस्ताक्षर से नहीं बल्कि उपहारों से तय होते थे। संक्षेप में, व्यापार केवल व्यवसाय नहीं था, यह माया लोगों का तरीका था दुनिया से कहने का, हमारे पास स्टाइल है, हमारे पास कनेक्शन है, और हां, हमारी चॉकलेट तुम्हारी से बेहतर है। माया लोगों के लिए हर संघर्ष ऑब्सीडियन डंडों से नहीं सुलझता था। कभी कभी यह शादी की घंटियों या उसके प्राचीन संस्करण से हल होता था। राजनीतिक विवाह परम शांति संधि थे, जहां राजा अपनी बेटियों को जीवित गठबंधन के रूप में पेश करते थे। जरा एक भव्य समारोह की कल्पना कीजिए। पंखों वाले वस्त्र पहने रईस अकड़ी हुई मुस्कान लिए खड़े हैं और दुल्हन मन ही मन सोच रही है, वाह, अब मैं ही संधि हूं। ये विवाह रोमांस के लिए नहीं थे। स्पॉइलर, अक्सर बहुत कम रोमांस होता था। इनका मकसद व्यापार मार्ग सुरक्षित करना, सहयोगियों को पक्का करना और पड़ोसियों को अगले हफ्ते सेना लेकर न आने देना था। एक शाही विवाह दो शक्तिशाली नगरों को जोड़ सकता था, या कम से कम उनकी अनिवार्य लड़ाई को कुछ दशकों तक टाल सकता था। उपहार बहे, दावतें हुईं और सबने खुश होकर जयकार की। हालांकि कुछ लोग शायद बड़बड़ाए, देखते हैं ये कितने दिन चलता है। अंततः विवाह कूटनीति एक जुआ थी। कभी इसने सहयोग का स्वर्ण युग दिया, तो कभी बस राजाओं को नए ससुराल वाले मिले जिनसे झगड़ना पड़ा। किसी भी हाल में माया लोगों ने विवाह को राजनीतिक शतरंज की चाल बना दिया, ये साबित करते हुए कि प्रेम भले अंधा हो, पर कूटनीति हमेशा एक आंख खुली रखती है। माया सभ्यता का क्लासिक काल 250-900 ईस्वी उनके सुनहरे युग का मिक्सटेप था, हिट्स से भरा हुआ। टिकल, पलेंके और कोपान जैसी नगरियां सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, वे विशाल केंद्र थीं जो मंदिरों, चौपालों और ऐसे पिरामिडों से भरी थीं जिनसे पड़ोसी ईर्ष्या करें। कल्पना कीजिए, अपने चरम पर टिकल की गलियों से गुजरते हुए लेखक तेजी से लिख रहे हैं, व्यापारी कोको बीन्स पर सौदेबाजी कर रहे हैं, योद्धा पंखों वाले कवच में अकड़ते हुए चल रहे हैं और पुजारी ब्रह्मांडीय डीजे की तरह सटीकता से अनुष्ठान कर रहे हैं। जनसंख्या लाखों में पहुंच गई थी, जिससे ये शहर जंगल के न्यूयॉर्क जैसे लगते थे। और बेशक राजा इस बात पर प्रतिस्पर्धा करते थे कि किसके पास सबसे बड़ा और चमकदार स्मारक है, क्योंकि अगर आपके पास प्रतिद्वंदी से ऊंचा पिरामिड नहीं है तो सत्ता दिखाने का क्या फायदा। कला, विज्ञान और राजनीति साथ साथ फली फूली, जिससे हर कोना पवित्र कर्तव्य और प्रतिस्पर्धी दिखावे का संगम बन गया। यह वह समय था जब माया लोग अजेय लगते थे। उनकी संस्कृति पूरे मध्य अमेरिका में चमक रही थी। पीछे मुड़कर देखें तो यह सिर्फ एक और सदी नहीं थी, बल्कि माया सभ्यता का ब्लॉकबस्टर युग था। अगर क्लासिक काल माया का स्वर्ण युग था, तो कला उसकी चमचमाती आभूषण थी। माया सिर्फ पत्थरों के निर्माता नहीं थे, वे स्टाइलिश कलाकार थे। उनकी मूर्तियों में राजा शक्तिशाली
और थोड़े आत्ममुग्ध नजर आते, जबकि देवता ऐसे नाटकीय पोज में दिखते जैसे वे कॉमिक बुक हीरो हों। भित्तिचित्र जीवंत रंगों से फट पड़ते, जो दैनिक जीवन, युद्ध और अनुष्ठानों को दिखाते और दीवारों को प्राचीन इंस्टाग्राम फीड बना देते। मिट्टी के बर्तन सिर्फ चॉकलेट पीने के लिए नहीं थे, वे घूमती हुई लिपियों और मजेदार डिजाइनों का कैनवास थे। कभी कभी भोज के बीच में रईसों को ऐसे दर्शाते मानो उन्हें कैंडिड शॉट में पकड़ लिया गया हो। हर कृति में कई परतों का अर्थ होता था। जहां एक जगुआर की नक्काशी केवल बिल्ली नहीं थी, वह दांतों वाली ब्रह्मांडीय रूपक थी। और विवरण, कारीगर ऑब्सीडियन को इतनी बारीकी से तराशते कि देखकर ही घबराहट हो। माया लोगों के लिए कला सजावट नहीं थी, वह प्रचार, कहानी कहना और देवताओं से जुड़ने वाली आध्यात्मिक हॉटलाइन थी। यह सुंदर, शक्तिशाली और कभी-कभी थोड़ा ओवर टॉप था, ठीक उसी तरह जैसे किसी सभ्यता को उसके शिखर पर याद किया जाना चाहिए। माया लोग सिर्फ योद्धा और वास्तुकार ही नहीं थे, वे अपने मोहल्ले के डॉक्टर भी थे, जिनके पास जबरदस्त हर्बल फार्मेसी थी। आधुनिक गोलियां भूल जाइए, माया लोग पेड़ की छाल से सिर दर्द ठीक कर सकते थे, कोको से पेट दर्द शांत कर सकते थे और पत्तियां पीसकर जख्म पर लगाकर उन्हें प्राकृतिक बैंडेड बना सकते थे। उनके वैद्य आधे वैज्ञानिक और आधे शमन थे, जिनका ज्ञान अवलोकन और अनुष्ठान का मेल था। जरा सोचिए, एक वैद्य रोगी की जांच कर रहा है और साथ ही प्रार्थना बुदबुदा रहा है ताकि शरारती पाताल आत्माएं दखल न दें। कुछ उपचार आज भी परिचित लगते हैं। जलन के लिए एलोवेरा, संक्रमण के लिए शहद, रक्त संचार के लिए मिर्च, और बाकी मान लीजिए वे थोड़े प्रयोगात्मक थे, जैसे बीमारियों का निदान करने के लिए मतिभ्रम कराने वाले पौधों का उपयोग करना, क्योंकि सटीक निदान जैसा कुछ और नहीं। जब आप बोलते हुए जगुआर देख लें। मजाक से हटकर माया की चिकित्सा परंपरा सदियों आगे थी, जिसमें व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान और आध्यात्मिक विश्वास का संगम था। उनका दृष्टिकोण सिर्फ शरीर को ठीक करने का नहीं था, यह इंसानों, प्रकृति और देवताओं के बीच संतुलन बनाए रखने का था। एक मायने में हर वैद्य जड़ी बूटियों, मंत्रों और शायद थोड़ी सी मिर्च पाउडर से लैस फार्मासिस्ट और ब्रह्मांडीय वार्ताकार था। माया के स्वर्ण युग में समाज एक बेहद सख्त पार्टी गेस्ट लिस्ट जैसा संगठित था। सबसे ऊपर राजा और रानियां बैठे थे, पंखों वाले सिंहासन पर इतने गाढ़े कोकोपेय का आनंद लेते कि चम्मच की जरूरत पड़ती। रईस इन्फ्लुएंसर की तरह इतराते हुए चलते, जेड आभूषण और शानदार हेडड्रेस दिखाते। इस बीच पुजारी कैलेंडर और सबकी आध्यात्मिक भलाई दोनों संभालते। सोचिए, एक ज्योतिषी और लाइफ कोच का कॉम्बो। उनके नीचे लेखक थे, जो बौद्धिक रॉकस्टार की तरह ऐसी लिपियों में इतिहास लिखते जिन्हें सिर्फ अभिजात वर्ग पढ़ सकता था, और वे सभ्यता की गॉसिप के रखवाले बन जाते। शिक्षा ज्यादातर रईसों का विशेषाधिकार थी, जहां युवा शासक गणित, खगोल शास्त्र और निश्चित रूप से पंख पहनकर गंभीर दिखने की कला सीखते। आम लोग पूरी तरह बाहर नहीं थे, वे खेती करते, शिल्पकारी करते और उस बॉल गेम को खेलते जो खेल भी था और कभी कभी परलोक का ऑडिशन भी। यह पदानुक्रम सख्त था, लेकिन इसने माया समाज को एक लय दी। हर वर्ग की अपनी भूमिका थी और मिलकर उन्होंने ऐसा समाज बनाया जो अनुशासित और शानदार नाटकीय दोनों था। यह हर इंसान बराबर है से कम और हर इंसान जानता है कि ब्रह्मांडीय नाटक में उसकी पोशाक क्या है से ज्यादा था। माया संस्कृति की चमक सिर्फ जंगल में बंद नहीं रही, वह मध्य अमेरिका में प्राचीन वायरल ट्रेंड की तरह फैल गई। उनका कैलेंडर पड़ोसियों को प्रभावित करता था, उनकी लिपियां अन्य लेखन प्रणालियों को प्रेरित करती थीं, और उनकी वास्तुकला ने माया भूमि से बहुत दूर के शहरों को प्रभावित किया। जरा कल्पना कीजिए, किसी दूसरे सभ्यता का राजनयिक पहली बार चिचेन इट्जा में प्रवेश करता है और उसका मुंह उसी तरह खुला रह जाता जैसे कोई पहली बार टाइम्स स्क्वायर में पहुंचे। व्यापार मार्गों पर सिर्फ कोको और जेड ही नहीं, बल्कि विचार, कहानियां और अनुष्ठान भी चलते थे। जल्द ही माया धर्म और शैली के तत्व पूरे मेसो अमेरिका में ऐसे दिखाई देने लगे जैसे सांस्कृतिक कैमियो। सदियों बाद भी स्पेनिश विजेताओं को यह देखकर हैरानी हुई कि माया का ज्ञान आसपास के लोगों के जीवन में बुना हुआ था, मानो माया ने सांस्कृतिक वाईफाई सिग्नल छोड़ा हो। मजबूत, स्टाइलिश और अनदेखा करना असंभव। उनका स्वर्ण युग सिर्फ घर में शानदार होने के लिए नहीं था, बल्कि उस चमक को हर जगह निर्यात करने के लिए था।
और सच कहें तो किसे ऐसी सभ्यता की नकल नहीं करनी होगी जिसने चॉकलेट, पिरामिड और ब्रह्मांडीय गणित को एक ही शानदार पैकेज में समेट दिया हो। माया नगरियाओं चाहे जितनी शानदार रही हों, सबसे भव्य पिरामिड भी शाही परिवार की ड्रामा को रोक नहीं पाए। आंतरिक संकट तेज तर्रार सोप ओपेरा की तरह फूट पड़े। राजा अपने भाइयों से लड़ते, रईस गुप्त साजिशें रचते और कभी कभी पूरे शहर जेड़ का ताज किसे मिलेगा कहने से पहले ही दो गुटों में बंट जाते। तख्ता पलट और विद्रोह इतने आम हो गए कि आगंतुक सोचते होंगे क्या महल में घूमने वाले दरवाजे लगे हैं। नागरिक जो कभी दिव्य शासकों से प्रभावित थे, संदेह करने लगे कि ये पंखों वाले राजा सचमुच देवता हैं या बस बहुत महंगे उपद्रवी। सेनाएं केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि पड़ोसियों और यहां तक कि शहर की दीवारों के भीतर के पूर्व सहयोगियों से भी भिड़ती। नतीजा अंतहीन अराजकता। नेता सबसे शानदार सिंहासन पर बैठने के लिए बहस में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि साम्राज्य धीरे धीरे डगमगा रहा है। आंतरिक संघर्ष ने माया को सिर्फ राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं किया, उसने संसाधनों को निचोड़ डाला, वफादारी को बांट दिया और प्रतिद्वंद्वियों को हंसने का भरपूर मौका दे दिया। संक्षेप में, महान साम्राज्य अपने ही सैंडल पर ठोकर खाने लगा, ये साबित करते हुए कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा दीवारों के बाहर नहीं बल्कि सिंहासन पर ही बैठा होता है। मानो शाही महल का ड्रामा ही काफी न हो, प्रकृति ने भी ऊपर से तड़का लगा दिया। माया लोगों को जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा, लंबे और जिद्दी सूखे के रूप में, जैसे आसमान ने बरसात का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया हो। नदियां सिकुड़ गईं, फसलें मुरझा गईं और किसान अपनी सूखी मक्के की फसलों को देखकर ऐसे भाव बनाए मानो कह रहे हों, सच में फिर से। लगातार बारिश न होने से प्रसिद्ध मक्का आधारित आहार एक मक्का आधारित संकट में बदल गया। अन्नागार बाजार की गपशप फैलने से भी तेज खाली हो गए और समुदाय अकाल से जूझने लगे। पुजारियों ने किताब में लिखे हर अनुष्ठान आजमाए, तपते सूरज के नीचे बलि दी और मंत्र गाए, लेकिन बादल हठपूर्वक आए ही नहीं। कृषि जो कभी माया शक्ति की नींव थी, बासी टॉर्टिला की तरह बिखर गई। परिवारों ने खेत छोड़ दिए, व्यापारियों ने धंधा गंवाया और राजा, जिनसे उम्मीद थी कि वे आसमान को नियंत्रित करते हैं, उतनी ही तेजी से अपनी विश्वसनीयता खो बैठे जितनी तेजी से नदियां सूख रही थीं। प्रकृति की शरारत निर्दय थी। जो कभी उपजाऊ जमीन थी, वह धूल भरी बंजर भूमि बन गई। संक्षेप में, महान माया खुद को ऐसी जंग में पाए जिसे वे जीत नहीं सकते थे, मौसम के पूर्वानुमान के खिलाफ। जैसे जैसे सूखा लंबा खिंचता गया और राजनीतिक झगड़े ऊर्जा चूसते गए, एक और समस्या सामने आई। बहुत ज्यादा लोग और बहुत कम संसाधन। माया का हृदय क्षेत्र मानो फटने को था। शहर उत्सव के बाजार से भी ज्यादा ठसाठस भरे थे। खेत अपनी सीमा तक फैल चुके थे। जंगल फिर से उगने से पहले ही काट डाले गए और शिकार के जानवर ऐसे गायब हो गए मानो डिनर की घंटी बहुत बार सुन ली हो। आम लोग थके हुए चेहरों के साथ पानी के घड़े और जलाऊ लकड़ी ढोते रहे, जबकि रईस ऐसे और अधिक कर की मांग करते रहे जैसे संसाधन अनंत हों। जल्दी ही भोजन से लेकर लकड़ी और उपजाऊ मिट्टी तक हर चीज की कमी हो गई। किसानों को छोटी फसल के लिए और मेहनत करनी पड़ी और व्यापारी उन वस्तुओं को ढूंढने में जूझते रहे जिनका आदान प्रदान किया जा सके। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ने अपना क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया हो और अब बिल चुका रही हो। जनसंख्या वृद्धि ने साम्राज्य को प्रेशर कुकर बना दिया। भूखे मुंह, सिकुड़ते खेत और घटते संसाधनों ने अशांति को जन्म दिया जिसे सबसे भव्य पिरामिड भी छिपा नहीं पाए। माया आलस्य से नहीं हारे, वे अपनी ही सफलता से पैदा हुई आबादी से दब गए। मानो आंतरिक झगड़े, सूखा और जनसंख्या विस्फोट ही काफी ना हो, माया लोगों को एक आखिरी सिरदर्द भी झेलना पड़ा। आक्रमण और बाहरी प्रभाव। पड़ोसी समूह जगुआर की तरह कमजोरी सूंघते हुए शहरों पर टूट पड़े और इलाके हड़पने लगे। विदेशी व्यापारी चमकदार सामानों के साथ आए, लेकिन साथ ही चालाक राजनीति भी लाई, जहां गठबंधन उतनी ही जल्दी धोखे में बदल जाते जितनी जल्दी कोई कोको बीन्स का सौदा करता। जो योद्धा कभी नगर प्रतिद्वंद्विता में लड़े थे, वे अब अपने द्वार पर नए दुश्मनों को रोकने में जुट गए। कुछ बाहरी लोग अलग युद्ध शैलियां, नए हथियार या बस अराजकता फैलाने की प्रतिभा लेकर आए।
इस बीच लगातार दबाव ने पहले से ही संघर्ष कर रहे शहरों को और कमजोर कर दिया और राजा ढाती सत्ता को थामने के लिए जूझते रहे। यह सिर्फ भाले और तीर की बात नहीं थी, यह स्वतंत्रता का धीमा क्षरण था। जब बाहरी संस्कृतियां माया जीवन में घुस आईं, व्यापार, धर्म और राजनीति को बदल दिया। अंततः विदेशी दबाव एक डगमगाते पिरामिड पर अंतिम धक्का जैसा था। उसने गिरावट को बनाया नहीं, लेकिन जरूर उसे निर्णायक आखिरी धक्का दे दिया। 9वीं और 10वीं शताब्दी तक आते आते कई महान माया नगरियां चहल पहल भरे सत्ता केंद्रों की बजाय भूतिया कस्बों जैसी दिखने लगीं। जहां कभी व्यापारी और बातचीत से गलियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी और छोड़े गए चौक भीड़ की बजाय धूल इकट्ठा करने लगे। विशाल पिरामिड ऐसे खड़े थे जैसे कोई बहुत बड़ा फर्नीचर जिसे हिलाने की किसी में ताकत न हो। उनकी सीढ़ियां खरपतवार से ढकी थीं। परिवार चुपचाप अपना सामान बांधकर घर, मंदिर और बाजार छोड़कर चले गए, मानो बस दोपहर का भोजन करके वापस आना भूल गए हों। आज विद्वान अब भी सटीक कारण पर बहस करते हैं, सूखा, युद्ध, राजनीति या शायद देवताओं की कोई ब्रह्मांडीय मजाक। लेकिन एक बात साफ है, नगरियां पार्टी में कोको के जार से भी तेज खाली हो गई। राजा अपने अनुयायियों को खो बैठे, पुजारी अपनी श्रोताओं को और बॉल कोर्ट अपने खिलाड़ियों को। जो कभी अनुष्ठानों और सत्ता की जीवन दुनिया थी, वह सन्नाटे में बदल गई। पतन कोई एक बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि एक धीमी फीकी पड़ती प्रक्रिया थी, जैसे पूरी नगरियां अपने ही लोगों द्वारा धीरे धीरे घोष्ट कर दी गई हों। भले ही माया की महान नगरियां अंततः मिट गईं, उनकी स्थापत्य भावना ने कभी रिटायरमेंट नहीं लिया। आज इधर उधर नजर डालिए और आपको हैरान करने वाली जगहों पर माया की प्रतिभा की गूंज दिखाई देगी। वो पिरामिड जैसे सीढ़ियां, उनका असर आधुनिक स्टेडियमों और कुछ सरकारी इमारतों में भी दिखता है, जो मानो एक पंखों वाले हेड्रेस की दूरी पर हों कि वहां बलि समारोह शुरू हो जाए। दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स ने माया की खूबसूरती और ब्रह्मांडीय सटीकता को मिलाने की कला का अध्ययन किया, खासकर उनका मंदिरों को तारों से संरेखित करने का जुनून, जैसे प्राचीन शहर नियोजन का गुप्त जीपीएस हो जो उपग्रहों की बजाय नक्षत्रों से चलता था। यहां तक कि चिकनी कांच वाली गगनचुंबी इमारतें भी कभी कभी माया पिरामिडों की प्रभावशाली ज्यामिति उधार लेती हैं। बस उनमें कम जगुआर और ज्यादा लिफ्टें होती हैं। उनकी पत्थर की नक्काशीदार सौंदर्य शास्त्र, विशाल चौक और परतदार सीढ़ियां इस बात की नींव बन गईं कि इंसानियत स्थायी स्मारक कैसे बनाती है। माया ने भले ही स्टील या कंक्रीट का आविष्कार नहीं किया हो, लेकिन उनका संतुलन, समरूपता और नाटकीय अंदाज आज भी उन निर्माताओं को प्रेरित करता है जो चाहते हैं कि उनकी कृतियां मजबूती से खड़ी रहें और अधिमानता अगले सहस्राब्दी से पहले ढहे नहीं। माया लोग भले ही अपनी महान नगरियों को पीछे छोड़ गए हों, लेकिन उनकी भाषा और संस्कृति बिल्कुल विलुप्त नहीं हुई। आज मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज में लाखों लोग अब भी माया भाषाएं बोलते हैं, ये साबित करते हुए कि प्राचीनों की जुबान ज्यादातर रियलिटी टीवी सितारों से कहीं बेहतर सर्वाइवल स्किल्स रखती है। गांवों में दादियां बच्चों को सोने से पहले ऐसी कहानियां सुनाती हैं जो महाकाव्य जैसी लगती हैं, जबकि बच्चे आंखें घुमाते हैं पर हर शब्द चुपके से याद कर लेते हैं। पारंपरिक कपड़े रंग बिरंगे बुनाई पैटर्नों से सजे रोजमर्रा की मंडियों को ऐसे फैशन रनवे में बदल देते हैं जिनका सपना पेरिस भी नहीं देख सकता। त्योहार अब भी संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों की धड़कनों से गूंजते हैं, जो सबसे गंभीर इतिहासकार को भी कॉन्गा लाइन में कूदने का मन कर दें। और भोजन को मत भूलिए, प्रिय तमाले और चॉकलेट पे सिर्फ नाश्ता नहीं है, वे खाने योग्य टाइम मशीन हैं जो आधुनिक परिवारों को उनके पूर्वजों से जोड़ती हैं। सदियों की उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक दबाव के बावजूद माया जगत गायब होने से इनकार करता है। यह बस ढल जाता है, पुराने को नए से मिलाता है और हमें याद दिलाता है कि विरासत प्राचीन भी हो सकती है और पूरी तरह जीवित भी। अगर इंडियाना जोन्स के पास फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड होता तो माया दुनिया उसे सदियों पहले ही पूरा इस्तेमाल कर चुकी होती। पुरातत्वविद आज भी मंदिर खोज रहे हैं, पिरामिड उजागर कर रहे हैं और रहस्यमयी लिपियां पढ़ रहे हैं जो पाठ्य पुस्तकों को उलट पुलट कर देती हैं और हर कुछ साल में संग्रहालयों को अपनी अलमारियां फिर से सजाने पर मजबूर करती हैं। एक दिन कोई टीम सदियों की मिट्टी के नीचे दबा जेड का मुखौटा पाती है और अगले दिन कोई विद्वान एक लिपि का अनुवाद करता है जो प्राचीन राजाओं की गपशप उजागर कर देता है।
ये साबित करते हुए कि शासक भी शेखी मारने से नहीं बच पाए। पालेंके और टिकाल जैसे नगरों के खंडहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, वे चूना पत्थर और प्लास्टर में लिखी विशाल इतिहास की किताबें हैं। और आधुनिक तकनीक जैसे लाइडार स्कैन की बदौलत पूरी छिपी हुई नगरियां स्क्रीन पर उभर आईं, जिससे विशेषज्ञ चौंक गए और पर्यटक रोमांचित हो उठे कि उनकी छुट्टियों की जगह असल में एक खुली हवा की लाइब्रेरी है। हर कलाकृति, चित्रित मिट्टी के बर्तन से लेकर खरोंचे गए ग्रंथ तक, देर से आई लेकिन फिर भी मजेदार पंचलाइन जैसी है। माया ने हर जगह सुराग छोड़े, हमें चुनौती देते हुए कि हम बिंदुओं को जोड़ें। और सबसे अच्छी बात, हम अभी भी खोज पूरी नहीं कर पाए हैं। हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स से लेकर इंडी उपन्यासों तक, माया अब ऐसे सांस्कृतिक गेस्ट स्टार बन गए हैं जो कभी मंच नहीं छोड़ते। सोचिए, एक पल में कोई पिरामिड एक्शन फिल्म में डरावनी चमक के साथ दिखाई देता है और हीरो जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। अगले ही पल माया कैलेंडर को दुनिया के अंत की भविष्यवाणी के प्लॉट ट्विस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि बच्चों के कार्टून में भी पंखों वाले सांप और जंगल की बॉल गेम घुस जाते हैं, जिससे बच्चे खिलखिला उठते हैं और थोड़ी बहुत इतिहास भी सीख लेते हैं। लेखक माया मिथकों को ऐसे उधार लेते हैं जैसे किसी ऑल यू कैन इट बुफे में हो। शिबाल्बा परम पाताल लोक का खलनायक बनकर सामने आता है, जबकि कुकुलकान कॉमिक बुक के पन्नों पर किसी भी ड्रैगन से ज्यादा कूल दिखता है। आधुनिक कलाकार भी माया रूपकों से खेलते हैं। ज्यामितीय पैटर्न फैशन डिजाइनरों को प्रेरित करते हैं और मूर्तिकार स्टेली को नियन लाइट्स के साथ फिर से गढ़ते हैं। मजेदार विडंबना यह है कि माया, जो कभी डरावने योद्धा और ब्रह्मांडीय चिंतक माने जाते थे, अब पॉप कल्चर के पार्ट टाइम सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनका विरासत पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न लॉजिक के साथ फिर से पैक होकर एक ही बात साबित करती है। अमृता कभी कभी 3D चश्मा पहनकर आती है। तो माया हमें केवल खंडहर और लिपियां ही नहीं छोड़ गए, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आंख झपकाना भी दिया जो कहता है, इतना लंबा टिक जाओ तो तुम भी हमेशा के लिए ट्रेंड कर सकते हो। उनकी कहानी पतन की नहीं, बल्कि धैर्य और लचीलापन की है, क्योंकि सूखे युद्धों और संदिग्ध फैशन पसंद वाले उपनिवेशवादियों के बावजूद उनके विचार आज भी हमारी दुनिया में धड़कते हैं। जिस तरह हम निर्माण करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं और जो मिथक हमारी फिल्मों में घुस आते हैं, माया सदियों से फुसफुसाते हैं। रचनात्मकता ही अमृता है। उनकी सभ्यता लड़खड़ा गई होगी, लेकिन उनकी आत्मा ने आधुनिक युग में घुसने का रास्ता खोज लिया, कभी चॉकलेट बार के रूप में, कभी तारामंडल चार्ट के रूप में और कभी पॉप कल्चर कैमियो के रूप में। यह चंचल सबक स्पष्ट है, तुम्हें हमेशा के लिए टिकने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा प्रभाव दुनिया के सबसे जिद्दी वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह बार बार लौटता रहे। माया हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं बस गायब नहीं होती, वे विकसित होती हैं, ढलती हैं और कभी कभी भविष्य में फोटोबॉम्ब भी कर देती हैं। संक्षेप में, उनका अमर उपहार इस बात का सबूत है कि प्रतिभा वास्तव में कभी रिटायर नहीं होती, बस कपड़े बदल लेती है।